तो हम लोगों को आज क्या देखना था? अच्छा, एसेंशियल हॉर्स के बारे में। नॉन एसेंशियल देख चुके थे, है ना। हम लोग कंप्लीट फ्लावर देख रहे थे। हम लोग कंप्लीट फ्लावर को देख रहे थे। तो इसमें 2 भाग होता है। कितना भाग होता है? 2 भाग। एक होता है नॉन एसेंशियल हॉर्स। क्या होता है? नॉन एसेंशियल हॉर्स। और दूसरा भाग होता है इसमें एसेंशियल हॉर्स। क्या होता है? एसेंशियल हॉर्स। अब नॉन एसेंशियल हॉर्स के अंतर्गत जो आता है वो क्या आता है? वो क्या आता है? कैलिक्स। और क्या आता है? कोरोला। नॉन और एसेंशियल हॉर्स के अंतर्गत क्या आता है? इसमें एंड्रोसियम आता है। और क्या आता है इसमें? गाइनोसियम आता है। एंड्रोसियम आता है और क्या आता है? गाइनोसियम आता है। कैलिक्स के एक इकाई को, इसके एक यूनिट को कहा जाता है क्या? सेपल्स। कोरोला के एक यूनिट को क्या कहा जाता है? पेटल्स। अब देखो, से कैलिक्स का बात करें या सेपल्स का बात करें तो ये बताए थे कि यह जो है सबसे बाहरी पुष्प चक्र होता है। ये क्या होता है? सबसे बाहरी पुष्प चक्र होता है। यही ना बताए थे। और क्या बताए कि यह हरा रंग का होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। ये प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। और क्या बताए थे इसमें कि यह जो होता है ना, इसके बारे में अगर बात करें तो यह पुष्प को कली अवस्था में, कौन अवस्था में? कली अवस्था में प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देने का कार्य करता है ना। तो ये कार्य कौन किया? सेपल्स। अब पेटल्स का बात करें तो पेटल्स जो है ये किसकी इकाई है? कोरोला की। किसकी इकाई है? कोरोला की। अब अगर हम पेटल्स का बात करें तो यह दूसरी सबसे बड़ी पुष्प चक्र है। यह दूसरी सबसे बड़ी पुष्प चक्र है। सबसे बड़ी पुष्प चक्र है ना। उसके बाद कह सकते हैं यह जो होता है यह आकर्षक होता है, रंगीन होता है, चमकदार होता है। क्या होता है? चमकदार होता है। अब यह चमकदार होता है, उसके बाद ये सब इस तरह का क्रिया होता है। ये आंतरिक पुष्प चक्र को, ये आंतरिक पुष्प चक्र को, आंतरिक पुष्प चक्र को प्रोटेक्शन देता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद ये आंतरिक पुष्प चक्र को प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद क्या होता है? तो कह सकते हैं कि यह परागकणों को, किसको? किसको? कीटों को। यह किसको? कीटों को परागकणों के लिए, परागकणों के लिए आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। यह कीटों को परागकणों के लिए आकर्षित करता है। उसके बाद ये तो हो गया सेपल्स और पेटल्स। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? एंड्रोसियम के बारे में। किसके बारे में? एंड्रोसियम के बारे में। तो हेडिंग में डाल देंगे। और इसमें ये एंड्रोसियम कौन सा पुष्प चक्र के अंतर्गत आता है? एसेंशियल हॉर्स। क्या? एसेंशियल हॉर्स यानी जरूरी पुष्प चक्र। क्या? जरूरी पुष्प चक्र। एसेंशियल हॉर्स, जरूरी पुष्प चक्र। इसका अगर हम बात करें जरूरी पुष्प चक्र का तो कैसा कह सकते हैं? वैसा पुष्प चक्र जिसके द्वारा
पुष्पों में प्रजनन की क्रिया, किसकी क्रिया? प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। क्या होती है? संपन्न होती है। एसेंशियल हॉर्ल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एसेंशियल हॉर्ल्स कहलाता है। वैसा पुष्प चक्र जिसके द्वारा पुष्पों में प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है एसेंशियल हॉर्ल्स कहलाता है। लिखते चलो। यह कितने प्रकार का? यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सब होता है? कौन कौन सब होता है? एंड्रोसियम और दूसरा गाइनोसियम। अब एंड्रोसियम का अगर हिंदी का बात करें तो इसका हिंदी होता है पुमंग, गाइनोसियम का हिंदी होता है जयांग। लिख लो इसको, है ना। क्या कहा जाता है? पुमंग और जयांग। 1 नंबर में हम लोग पुमंग यानी एंड्रोसियम देके डैश देंगे। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? मतलब जिसके बिना प्रजनन की क्रिया पुष्प में संभव नहीं हो सकता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एसेंशियल हॉर्ल्स। एसेंशियल हॉर्ल्स कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सब होता है? एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम का हिंदी पुमंग होता है, गाइनोसियम का हिंदी जयांग होता है। एंड्रोसियम का हिंदी क्या होता है? पुमंग। और गाइनोसियम का हिंदी क्या होता है? जयांग। अब देखो इसमें यह जो 2 प्रकार का होता है तो इसमें पहला नंबर हम कह सकते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम यानी पुमंग, अब पुमंग का बात करें तो कह सकते हैं यह पुष्प का नर जनन अंग, यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। इसकी एक इकाई को एंड्रोसियम कहा जाता है। इसकी एक इकाई को एंड्रोसियम कहा जाता है। सॉरी, इसकी एक इकाई को एंड्रोसियम का एक इकाई को क्या कहा जाएगा? एंड्रोसियम का एक इकाई को एस्टामेन। क्या? एस्टामेन यानी पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। इसकी एक इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुंकेसर। तो अब हम लोग पुंकेसर के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? पुंकेसर के बारे में देखेंगे। अब हम पुंकेसर का बात करें तो पुंकेसर को मुख्य रूप से 2 भाग में बांट सकते हैं, नहीं तो इसको हम 3 भाग भी दे सकते हैं। एक को कहा जाता है फिलामेंट। क्या कहा जाता है? फिलामेंट, वो जो तंतु होता है। उसके बाद दूसरा को कहा जा सकता है इसमें कनेक्टिव। क्या कहा जा सकता है? कनेक्टिव यानी क्या? संयोजी। क्या? संयोजी। और तीसरा है एंथर। तीसरा क्या है? एंथर यानी परागकोश। तीसरा क्या है? परागकोश। फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। पुंकेसर, तंतुमय, संयोजी और परागकोश। अब देखो इसमें ये जो 3 भाग है ना, ये एंड्रोसियम क्या बोले? एंड्रोसियम जो है यह पुष्प का कौन जनन अंग है?
नर जननांग है। कौन जननांग है? नर जननांग है। इसकी एक इकाई को क्या कहा जाता है? स्टामिन। क्या कहा जाता है? स्टामिन। स्टामिन कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। एक है फिलामेंट, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा एंथर। फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर, ये 3 भागों में बटा होता है। अब अगर यदि हम फिलामेंट का बात करें तो ये क्या होता है, फनियोजी क्या है, परागकोश क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखो पहले इसका फिगर देख लेते हैं। हो गया ये। अब देखो इसमें हम लोग एक फिगर देखेंगे। देखो इसमें ये जो ऊपर वाला भाग है इसी को कहा जाता है एंथर। क्या कहा जाता है? एंथर। और ये जो लंबाकार संरचना है इसी को कहा जाता है फिलामेंट। क्या कहा जाता है? फिलामेंट। और ये दोनों को जो जोड़ करके रखा है, ये दोनों को जो कनेक्ट करके रखा है, इसको, ये वाला भाग को, और दोनों एंथर के लोब को आपस में जो कनेक्ट करके रखा है इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कनेक्टिव। क्या कहा जाता है? कनेक्टिव, यानी संयोजी। ये संयोजी है जो कनेक्ट करने का कार्य करता है। अब हम लोग जो ये फ्लावर देखे थे, क्या देखे थे? फ्लावर देखे थे। तो फ्लावर में इस तरह से मादा जननांग था और यहाँ पे नर जननांग है ना। तो अब देखो यही फिलामेंट जो है, ये लंबा वाला भाग, ये लंबा वाला भाग किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है बताओ तुम लोग? पुष्पासन से। किससे? पुष्पासन से, है ना। यानी कह सकते हैं कि ये लंबा वाला भाग जो है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, यह फिलामेंट परागकोश को पुष्पासन से जोड़ कर रखता है, कनेक्ट करके रखता है। क्या करके रखता है? कनेक्ट करके रखता है। यह लंबाकार तंतुनुमा संरचना है, तंतुमय संरचना है, वृंतनुमा संरचना है, डंठल के समान संरचना है ना। उसके बाद अब क्या है? कनेक्टिव। तो कह सकते हैं फिलामेंट और एंथर को कनेक्ट करने का कार्य करता है। एंथर के दोनों लोब को, एक ये दूसरा ये, दोनों को आपस में चिपकाने का कार्य करता है। कौन करता है? कनेक्टिव। अब एक हो गया एंथर, ये ऊपर वाला भाग। एंथर का अगर यदि बात करें तो एंथर के बारे में बोल सकते हैं कि यह स्टामिन का शीर्ष फुला हुआ भाग है ना। स्टामिन का क्या है? ये ऊपरी भाग है, शीर्ष भाग है, फुला हुआ भाग है ना। अब इसमें परागकण बनता है। इसमें क्या बनता है? परागकण बनता है। इसीलिए इसको फर्टाइल ऑर्गेन या फर्टाइल रीजन, फर्टाइल भाग भी कहा जाता है। कौन भाग कहा जाता है? फर्टाइल भाग। कौन भाग कहा जाता है? फर्टाइल भाग। कौन भाग कहा जाता है? फर्टाइल भाग। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में? फिलामेंट के बारे में फिगर बना लो, तब हम लोग बनाएंगे, पढ़ेंगे फिलामेंट के बारे में। पहले फिगर बनाओ। क्या देखें हम लोग? हम लोग क्या देखें? हो गया। अब हम लोग इसका फिलामेंट वाला भाग से शुरू करेंगे। कौन सा भाग से शुरू करेंगे? फिलामेंट से। फिलामेंट से यानी
तंतुमय भाग जो है, कह सकते हैं यह एस्टामेन का कौन भाग है? आधार्य, लंबाकार, वृंतनुमा संरचना है। वृंतनुमा संरचना है। उसके बाद ये हो गया। दूसरा कह सकते हैं कि यह परागकोश को थाइलेमस यानी पुष्पासन से कनेक्ट रखता है, उसके बाद दूसरा है कनेक्टिव यानी संयोजी। क्या है? संयोजी, कनेक्टिव। कनेक्टिव का कार्य क्या है? तो यह परागकोश को फिलामेंट से तथा परागकोश के कोष्ठकों को यानी एंथर के लोब को लोब्स को आपस में अटैच्ड रखता है। आपस में क्या रखता है? अटैच्ड रखता है। और तीसरा क्या है? तीसरा है एंथर यानी परागकोश। तीसरा क्या है? एंथर यानी परागकोश। कह सकते हैं यह एस्टामेन का शीर्ष भाग होता है। यह एस्टामेन का क्या होता है? शीर्ष भाग होता है। यह एस्टामेन का कौन भाग होता है? शीर्ष भाग होता है। लिखेंगे यह फर्टाइल पोर्शन होता है। क्या होता है? फर्टाइल पोर्शन। यह फर्टाइल पोर्शन होता है। उसके बाद क्या कह सकते हैं इसको? यह फर्टाइल पोर्शन होता है। उसके बाद क्या कह सकते हैं इसको कि इसमें क्या बनता है? इसमें परागकण का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। इसमें परागकण का निर्माण होता है। इसी में परागकण का निर्माण होता है, इसीलिए इसको फर्टाइल पोर्शन कहा जाता है। इसमें किसका निर्माण होता है? परागकण का।
इसमें परागकण का निर्माण होता है। यह एब्डामेन का शीर्ष भाग होता है, यह फर्टाइल पर्सन होता है, इसमें परागकण का निर्माण होता है। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखो हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हो गया एंथर। अब एंथर में क्या है? एंथर में हम लोग देखें कि इस टाइप का स्ट्रक्चर है ना, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ऐसे नहीं था। अब इसको मान के चलो हम यहाँ से कट कर देते हैं, तब कैसा संरचना दिखेगा उसी को देखते हैं, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखो, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एंथर का, यानी परागकोश का संरचना, परागकोश का संरचना का बात करें तो इसका जो संरचना होता है वो किस टाइप से, देखो यहाँ देखो, इसका अगर हम संरचना का बात करें और यहाँ बीच में क्या है, ये कनेक्टेड है, बीच में ये कनेक्टेड होता है, किसके द्वारा कनेक्टेड होता है, किसके द्वारा जुड़ा होता है, कनेक्टिव यानी संयोजी ऊतक के द्वारा, किसके द्वारा, कनेक्टिव के द्वारा। अब इसके द्वारा जुड़ा हुआ है। अब ये चारों जो है इसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसका हिंदी होता है लघु बीजाणुधानी। क्या होता है इसका हिंदी? लघु बीजाणुधानी। क्या होता है? लघु बीजाणुधानी। उसके बाद इसी के अंदर होता है परागकण। क्या होता है इसके अंदर? परागकण। यहीं पर बनता है इसी के अंदर परागकण। क्या बनता है? परागकण। और इसको कहते हैं, परागकण को लघु बीजाणु। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु। इसी के अंदर किसका निर्माण होता है? बोलो, परागकण का। इसी को हम कहते हैं लघु बीजाणु। लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या बनता है? लघु बीजाणु बनता है। क्या बनता है? लघु बीजाणु बनता है। लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? लघु बीजाणु का। अब देखो, इसी को कहा जाता है क्या, ये जो बना है इसके अंदर, इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर। क्या होता है? माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु। पहले समझ लो फिर छापना। अब क्या है, ये हो गया। अब यहाँ पर इस तरह का परागकोश का संरचना हो गया। अब अगर यदि समझो कि इसका अगर आकार पूछे तो आकार कैसा होगा? चार कोना है, ऐसे करे तो चतुष्कोणीय कह सकते हैं कि इसका परागकोश का जो संरचना है ये चतुष्कोणीय होता है। अगर परागकोश दो तरह का हो सकता है, जिसमें एक लोब भी हो सकता है। कितना लोब? एक लोब, एक कोष्ठक, यानी इधर वाला भी सिर्फ हो सकता है ना।
और इधर वाला भी हो सकता है। जब इधर वाला खाली रहेगा, है ना, तो एक लोब जब रहेगा तो एक लोब में कै गो लघु बीजाणु ध्वनि है? 2 ठो। कै गो है? 2। तो एक लोब वाला रहेगा परागकोश, तो उसको मोनोथिक्कस कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोथिक्कस एंथर। एक कोष्ठकी परागकोश, एक कोष्ठकी परागकोश में कितना कोष्ठक रहेगा? एक कोष्ठक, एक लोब रहेगा। एक क्या गुण रहेगा? लंबा वाला खाली, है ना। अब जब एक लोब रहेगा तो पराग लघु बीजाणु ध्वनि कै गो रहेगा? लघु बीजाणु ध्वनि 2। लघु बीजाणु ध्वनि 2, है ना। मोनोथिक्कस में कै गो लोब, कै गो कोष्ठक? 1 ठो, है ना। लघु बीजाणु ध्वनि की संख्या 2। अब यह जो दिख रहा है ये क्या है? तो ये डायथिक्कस है। क्या है? डायथिक्कस है। डायथिक्कस में 2 लोब जुड़ा होता है। दोनों लोब को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? कनेक्टिव। कौन करता है? कनेक्टिव। कौन करता है? कनेक्टिव। अब दोनों लोब में लघु बीजाणु ध्वनि की संख्या कै गो है? 4। कै गो है? 4। यानी जब 2 लोब रहेगा तो डायथिक्कस एंथर रहेगा तो लघु बीजाणु ध्वनि की संख्या कितना रहेगा? 4 रहेगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं कि परागकोश का, एंथर का जो संरचना होता है आंतरिक, वो चतुष्कोणीय होता है। क्या होता है? चतुष्कोणीय। यानी इसका संरचना कह सकते हैं कि इसका संरचना कैसा होता है? चतुष्कोणीय होता है। क्या होता है? चतुष्कोणीय होता है ना। जब इसमें एक लोब रहेगा, जब इसमें एक लोब मतलब क्या? एक कोष्ठक रहेगा। क्या रहेगा? एक कोष्ठक रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? मोनोथिक्कस एंथर। क्या कहेंगे? मोनोथिक्कस एंथर। क्या कहेंगे? मोनोथिक्कस एंथर। यानी एक कोष्ठकी परागकोश। एक कोष्ठकी परागकोश में माइक्रोस्पोरेंजियम की संख्या 2। कितना? 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। कितना माइक्रोस्पोरेंजियम? माइक्रोस्पोरेंजियम कितना? 2। यानी 2 लघु बीजाणु ध्वनि। कितना रहेगा? 2 लघु बीजाणु ध्वनि रहेगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? उसके बाद कार्य, रात में सोया नहीं है कि? उसके बाद 2 लोब रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? द्विकोष्ठक। कितना कोष्ठक? द्विकोष्ठक में कह सकते हैं डायथिक्कस एंथर। क्या? डायथिक्कस एंथर। यानी द्विकोष्ठकी परागकोश। जब द्विकोष्ठकी परागकोश रहेगा तो माइक्रोस्पोरेंजियम की संख्या 4। माइक्रोस्पोरेंजियम। कितना माइक्रोस्पोरेंजियम? 4। यानी 4 लघु बीजाणु ध्वनि। कितना लघु बीजाणु ध्वनि? 4 लघु बीजाणु ध्वनि। लघु बीजाणु ध्वनि की संख्या कितना? 4। कुछ है इसमें? तो ये हो गया हम लोगों का, है ना। तो आज इतने रहने दो, कल देखेंगे इससे आगे। फिगर